नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में और इसमें हम वीक 6 को शुरू कर रहे हैं। यह वीक 5 का ही कंटिन्यूएशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीक 5 के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपने अच्छे से देखा होगा और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। क्योंकि ये इसमें वीक 6 में कोई नया पार्ट नहीं है, वीक 5 का ही आगे की थोड़ी-सी बारे में हम बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन जो हमने पढ़ा है। और इस एक ही वीडियो में मैं 6.1 से लेके 6.5 के सारे थ्योरी को कवर करूंगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। जितना काम की चीज़ें शॉर्ट में, क्रिस्प में, इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम दूसरे वीडियो में इसके एक्टिविटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो आइए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कीमा रिफाइनमेंट। हमारे पास जो डेटा होता है, जो टेबल में एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्कीमा जो उसकी होती है, उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट टेबल में ब्रेक करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, 3 तरह की एनोमली होती है। जो एनोमली को हम दूर करने के लिए, रिडंडेंसी को दूर करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि कोई भी डेटा, कोई भी एंट्री हमारे स्टोर में जो है बार-बार रिपीट हो रही है, इसको रिडंडेंसी बोलते हैं। एनोमली होता है 3 तरह का: इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली, डिलीशन एनोमली। पिछले वीक में हमने इसको पढ़ा था। एक बार फिर से मैं इसको जो है चर्चा करेंगे, क्या होती है ये चीज़ें। तो अगर मैं बात करूँ इंसर्शन एनोमली क्या होता है? देखिए, अगर कोई आपके पास टेबल है, सपोज दैट टेबल में आपके 5 कॉलम्स हैं। मान लेते हैं किसी दुकान का डेटा है और इसमें जो है पहला जो कॉलम है, यह मेरा पेन दिक्कत कर रहा है। ऐसा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, तो पहला जो कॉलम है वो है शॉप नंबर और यही हमारा जो है प्राइमरी की है। शॉप नंबर 1, 2, 3, 4 है और इसके आगे कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, आईडी, समथिंग समथिंग डेटा है। प्रोडक्ट है कोई, मान लेते हैं प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। तो शॉप नंबर हमारा यूनिक है और ये हमारा प्राइमरी की है। हमने डेटा सभी भर रखे हैं। अब सपोज दैट हमारे कोई एक प्रोडक्ट ऐसा आ गया जो इन चारों शॉप में नहीं है। कोई एक नया प्रोडक्ट आ गया, वो हमें इसमें लिस्ट करना है। लेकिन ये हम जानते हैं कि हमारे पास वो भी तो किसी शॉप में है ही नहीं वो प्रोडक्ट अवेलेबल। तो हम यहाँ पर शॉप नंबर नहीं दे सकते और ये प्राइमरी की है तो हम इसको नल वैल्यू भी नहीं दे सकते। तो इस तरीके से हमको इस प्रोडक्ट की जो है डेटा को इंसर्ट करने में इस टेबल में दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस टेबल को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। शॉप वाला जो रिलेटेड टेबल है उसको एक कर देंगे एंड प्रोडक्ट वाला जो टेबल है उसको अलग कर देंगे। तो हम फिर इसमें लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं इंसर्शन एनोमली। जब इंसर्शन एनोमली आ रही है तो हमको ज़रूरत है कि अपने टेबल को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। एक टेबल में से हमारा काम नहीं चल रहा है। तो होप इंसर्शन एनोमली आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट को समझते हैं। मैं इजी लैंग्वेज में आपको सब कुछ बताऊंगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करूंगा। आपका थ्योरी सारा इससे कवर हो जाएगा, कोई फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अपडेट एनोमली क्या होता है कि कोई डेटा आपको अपडेट करना है। अब यहीं पर हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें सपोज दैट कि कोई प्रोडक्ट है वो बार-बार रिपीट हुआ है, उसकी एक कॉस्ट है। तो उसकी एक कॉस्ट को हमने थोड़ा इंक्रीज़ किया है, तो वो हर अब कॉलम में जाकर के उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिस-जिस कॉलम में वो प्रोडक्ट है। तो ये एक दिक्कत की बात है। अगर हमारे पास अलग से उस प्रोडक्ट की टेबल होता तो हम उस प्रोडक्ट को मार्क करके उसके प्राइस को अपडेट कर देते। बट अब इस एक ही प्रोडक्ट अगर कई शॉप में है, तो हमें हर रो में उसके अपडेट करना पड़ेगा। तो ये होता है अपडेट एनोमली। डिलीशन एनोमली क्या होता है? अब इसको समझिए।
थोड़ा सा ये अलग है डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली होता है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 आपके शॉप थे, 5 नंबर शॉप पे जो प्रोडक्ट था, मान लेते हैं एक साबुन था, लाइफ बॉय साबुन, या मैगी मान लेते हैं, एक मैगी है 5 नंबर शॉप पे, ठीक है। अब यह हुआ कि मार्केट में मैगी बैन हो गया, मैगी को बोल दिया गया कि हटा दो, डिलीट कर दो, अपने शॉप में से निकाल दो। तो हम मैगी को अब निकालना चाह रहे हैं, मैगी को डिलीट करना चाह रहे हैं, लेकिन शॉप नंबर 5 का एक ही प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट है मैगी। तो अगर हम सिर्फ मैगी को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अगर हम इस रो को डिलीट करेंगे तो हमसे शॉप नंबर 5 भी डिलीट हो जाएगा, जो कि लास्ट एंट्री थी। तो हमें शॉप की डाटा को रखना है, हमें सिर्फ मैगी को डिलीट करना है। तो यहाँ पे भी जरूरत पड़ती है कि इस टेबल को ब्रेक करके 2 पार्ट में कर दें, ताकि हम मैगी को डिलीट करें, हमारे दूसरे जो डेटा है शॉप से रिलेटेड डेटा, उस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, बट आप समझ गए होंगे कि डिलीशन एनोमली क्या होता है, कि आपका जो कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 चीजें एक साथ लिस्ट आउट की गई हैं, अगर एक पार्ट को आपको डिलीट करना है और हो सकता है कि वो उसकी लास्ट एंट्री हो उस रो में, तो अगर आप इस रो को इसके लिए डिलीट करोगे, तो हो सकता है कि आपका दूसरे डेटा भी, उससे कंसर्न डेटा जो डिलीट हो जाए, जो आपको रखना था। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि आप इस टेबल को 2 पार्ट में कर दो, ताकि हम प्रोडक्ट को डिलीट करें तो दूसरा चीज डिलीट ना हो, काम की चीज। तो ये होता है डिलीशन एनोमली। तो इस 3 तरह की एनोमली को दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, एक टेबल को 2 टेबल में ब्रेक करते हैं, और बहुत सिंपल चीज है। क्या पर्पस होता है? मोस्ट कॉमन टेक्निक एलिमेंट रिडंडेंसी और नॉर्मलाइज, ये चीजों को करने के लिए। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिशन हम क्या करते हैं भाई, देखिए ओरिजिनल स्कीमा हमारा ये होता है। तो पहले हम उसको 1 एनएफ में, 1 नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे भी कुछ हमारे एनोमली रह जाती हैं, कुछ रिडंडेंसी रह जाती है, तो हम उसको सेकंड एनएफ में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे भी रह जाती है तो थर्ड एनएफ में ब्रेक करते हैं, और उसके बाद फोर्थ एनएफ, और भी होते हैं, बहुत सारे नॉर्मल फॉर्म होते हैं। मेन हमारा पर्पस ब्रेक करने का यही होता है कि हमारे पास जो डेटा है उसकी रिडंडेंसी ना हो, उसकी डुप्लीकेसी ना हो, और जो डिपेंडेंसी हो वो प्रिजर्व रहे, कोई मिस ना हो। यही 2 चीजें पर्पस होती है। देखिए, लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी हमारा जो है लॉसलेस ज्वाइन हो, ताकि हम उसका नेचुरल ज्वाइन करें तो हमें ओरिजिनल टेबल मिल जाए। और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी, हमारे पास डिपेंडेंसी जो है प्रिजर्व रहे, ऐसा नहीं कोई डिपेंडेंसी मिस आउट हो जाए। तो इन 2 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम उसको 2 टेबल में ब्रेक करते हैं। समरी ऑफ ऑल नॉर्मल फॉर्म, हमें एक टेबल में मैंने सारी समरी कलेक्ट कर ली है, यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपको ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम की चीज़ है मैं यहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, हम जो हमारे पास जो रॉ डेटा होता है उसको हम 1 एनएफ में, पहले फर्स्ट हमारा फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, इसमें हम ब्रेक करते हैं। इसकी क्या खासियत होती है कि नो मल्टी वैल्यूड वेरिएबल, ओनली एटॉमिक वैल्यू। इसका मतलब होता है कि जो पहली बार हमारा टेबल होता है उसमें ऐसा होता है कि जैसे S1 है, एस नेम में A है, लेकिन सी नेम यानी कोर्स नेम में सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस DB, या किसी के 2 मोबाइल नंबर हो गए, 2 ईमेल आईडी हो गए, वो एक ही रो में है। ये हमारा रॉ डेटा है, ये किसी फॉर्म में नहीं है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रखने के लिए पहले तो हम ये करेंगे कि अगर S1 के 2 कोर्स नेम है तो S1 के 2 रो बना लिया, फिर ये भी डबल हो गया, फिर सी प्लस प्लस हो गया। H2 के भी 2 है तो H2 और B सी प्लस प्लस और DB, तो 2 रो बन गए इसके अलग अलग। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर रिडंडेंसी हो रही, तो इन फर्दर हम फर्स्ट एनएफ से सेकंड एनएफ में जाएंगे। तो फर्स्ट एनएफ में 1 एनएफ में होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही है कि इसमें एटॉमिक वैल्यू होती है, मल्टी वैल्यूड वेरिएबल नहीं होता है। अगर इस तरह से मल्टी वैल्यूड है तो 1 एनएफ में नहीं है, बाकी अगर सिंगल सिंगल डेटा है तो 1 एनएफ में है। देन आता है सेकेंड एनएफ। देखो, जो भी अपर नॉर्मल फॉर्म है उसमें लोअर नॉर्मल फॉर्म इंक्लूड रहता है ऑलरेडी, तो इसका मतलब कि 1 एनएफ वाली प्रॉपर्टी तो इसमें होगी ही होगी। एडिशनल क्या होगा? नो पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, सिंपल भाषा में आप समझ लो। देखिए, क्या हो गया, हैंग हो रहा है, पेन क्यों हैंग हो रहा है मेरा, बहुत दिक्कत हो रही है।
तो हमने कहा सेकंड एनएफ में जो होता है 1NF की प्रॉपर्टी होती है और नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? देखिए, अगर कोई डिपेंडेंसी है y डिटरमाइन a है, तो y डिटरमाइन है तो y should cannot be the proper subset of any candidate की, या फिर a is a नॉन प्राइम मेंबर होता है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी इसे कहते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं, जैसे ये है कि BC डिटरमाइन a है, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि C डिटरमाइन a, इसको पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। कि y जो हमारा y डिटरमाइन a है, y शुड नॉट बी ए सबसेट ऑफ, सबसेट प्रॉपर सबसेट लिखा है यहाँ पर, सबसेट से नहीं है, प्रॉपर सबसेट लिखा है, इज ए कैंडिडेट की। यहाँ पर C है, ये प्रॉपर सबसेट है हमारे कैंडिडेट की का। ए बी सी जो है हमारा कैंडिडेट की हम मान लेते हैं, जो कि पूरे ए बी सी अगर हमारा टेबल है तो उसमें बी सी डिटरमाइन ए है, तो हमारा सी जो हो गया बी सी का सबसेट हो गया, और ए को डिटरमाइन कर रहा है, ए इज ए नॉन प्राइम मेंबर। नॉन प्राइम आपको पता होगा, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता उसको नॉन प्राइम बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर हमारा बी सी डिटरमाइन ए है तो सी डिटरमाइन ए हो रहा है, तो इसका मतलब ये सी जो हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी है, सी डिटरमाइन ए जो है पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऐसा नहीं होना चाहिए सेकंड एनएफ के लिए, ध्यान दीजिए। 1NF वाला तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा में नो पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। नो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब, पार्शियल डिपेंडेंसी किसे बोलते हैं कि अगर हमारा कोई डिपेंडेंसी है या y डिटरमाइन a है, तो y जो है प्रॉपर सबसेट है किसी कैंडिडेट की का, एंड a इज ए नॉन प्राइम मेंबर, नॉन प्राइम मेंबर है, तो ये दोनों कंडीशन मिल करके जो है ये हो या ये हो, ये और दोनों दोनों हो, मतलब y हमारा प्रॉपर सबसेट हो कैंडिडेट की का और a जो हमारा नॉन प्राइम हो, तो ये दोनों मिल करके जो है बनाते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये चीज नहीं चलेगी सेकंड एनएफ में, ठीक है। थर्ड एनएफ में देखिए, सेकंड एनएफ का क्वांटिटी तो होगा ही, प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आप जानते हैं, ए डिटरमाइनिंग बी एंड बी डिटरमाइनिंग सी है, तो यहाँ से ए डिटरमाइनिंग सी हो जाता है, तो पार्शियल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। मेन प्रॉपर्टी ये है 3NF की, इससे हम चेक करते हैं, इसको ध्यान दीजिए कि अगर x डिटरमाइनिंग ए है, x डिटरमाइनिंग ए है, फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि x डिटरमाइनिंग ए है तो a शुड बी सबसेट ऑफ x, ट्रिवियल, ट्रिवियल डिपेंडेंसी होना चाहिए, या फिर x इज ए सुपर की होना चाहिए, तीनों नहीं, तीनों में से एक, या a इज ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तीनों में से कोई एक क्वालिटी होगा तो 3NF में ये कहा जाता है। 3NF के लिए अगर x डिटरमाइनिंग a है तो या तो ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो, यानी कि a इज ए सबसेट ऑफ x हो, या x जो है वो सुपर की हो, या a जो है वो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की हो, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट हो, नॉन प्राइम ना हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो a, और x जो है या तो सुपर की हो या फिर ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो। तो ये कंडीशन होने पर 3NF कहा जाता है। ये चीजें आप नोट कर लेना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको ज्यादा इस पर रटने की जरूरत नहीं। यहाँ तो आपको पता होगा मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ नो पार्शियल डिपेंडेंसी होना चाहिए। यहाँ पर ये तीन कंडीशन है कि ट्रिवियल हो, या एक्स सुपर की हो, या पार्ट ऑफ कैंडिडेट की हो, ठीक है। BCNF में आने पे क्या होता है कि 3NF वाली प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए, इसमें से एक चीज हट जाता है, ट्रिवियल हो, एक्स सुपर की हो, और पार्ट ऑफ कैंडिडेट की ये मिस हो जाता है, ए इज ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की जो रहता है, ये चीज इसमें से हट जाती है, ये BCNF हो जाता है। तो BCNF में हमने क्या किया कि पार्शियल डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करने के लिए हमने BCNF बनाया। 3NF में जो है पार्शियल डिपेंडेंसी पूरी तरह से प्रिजर्व नहीं हो रही थी, सॉरी पार्शियल डिपेंडेंसी में बोल रहा हूँ, फंक्शनल डिपेंडेंसी पूरी तरह से प्रिजर्व नहीं हो रही थी, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने BCNF बनाया। फिर 4NF में आता है कि BCNF की प्रॉपर्टी हो और नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, MVD, नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो। ये MVD थोड़ा सा लोगों को दिमाग खराब कर सकता है, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगा आगे, अभी आप वेट करिए, अगला मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होता है। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करने से ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, कोई ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। इस टेबल को, स्क्रीनशॉट को आप रख लो, ये टेबल बार बार रेफर करना, इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर पूछेगा 3NF में है, 4NF में है, BCNF में है, तो इन्हीं चीजों से वो चेक करके पता चल जाएगा। BCNF में होने के लिए x डिटरमाइन ए है तो ट्रिवियल होना चाहिए, x सुपर की होना चाहिए, तो BCNF में हो गया।
अगर ए या फिर ए अगर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है देन वो 3NF में हो जाएगा, और इस चीज को हटा देंगे तो BCNF में हो जाएगा। 4NF में के लिए कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होगी तो 4NF में हो जाएगा। 2NF के लिए क्या हो चाहिए, 2NF के लिए इनमें से कोई 2NF के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, और 1NF के लिए आपको पता ही है। तो सिंपल में मैं आपको सारी समरी बता दिया, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ एडिशनल नॉर्मल फॉर्म की बात की गई है। क्या क्या है, इसके नाम आपको एक्टिविटी क्वेश्चन में आएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिमेंट्री की नॉर्मल फॉर्म EKNF, इनके बारे में पढ़ना नहीं है। BCNF बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ रखा है, लास्ट वीक में पढ़ा है, यहाँ भी देख रहे हैं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, ये हमने 4NF के बारे में आपको बताया। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। एसेंशियल टपल नॉर्मल फॉर्म ETNF एक होता है। ज्वाइंट डिपेंडेंसी एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। 6NF नहीं पढ़ना, DKNF नहीं पढ़ना, इसको आपको पता होना चाहिए कि और भी नॉर्मल फॉर्म होते हैं, और सबका पर्पस यही होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम डिपेंडेंसी को प्रिजर्व और लॉसलेस बना सकें। ठीक है, अच्छा जी, एक सिंपल तरीका होता है किसी भी जहां पर हमें एनोमली मिलती है तो उसको दो टेबल में ब्रेक करने का एक सिंपल तरीका है जो आपको हर जगह यही वाला अपनाना है, चाहे 1NF से 2NF करना हो, 2 से 3 करना हो, 3 से 4 करना हो, यही चीज हम करेंगे रिपीट। इसमें कोई जो है मैजिक नहीं है। अगर हमारा डिपेंडेंसी है A डिटरमाइनिंग B है और यहाँ पर कुछ एनोमली हमें मिल रही है, तो इसको हमें इस टेबल को अगर हमें ब्रेक करना है, रिलेशन को ब्रेक करना है दो टेबल में, तो हम एक टेबल R1 बनाएंगे जिसमें हम A और B का यूनियन ले लेंगे। A और B हमारा डिपेंडेंसी है तो इसका यूनियन AB ले लेंगे, और दूसरा R2 जो रिलेशन होगा उसमें R माइनस B माइनस A। तो यही दो फॉर्मूला आप याद रखो, इसी दो स्टेप को फॉलो करके हमें किसी भी टेबल को दो टेबल में ब्रेक करते हैं। कोई भी डिपेंडेंसी उठाएंगे उसका यूनियन ले लेंगे, दूसरा टेबल जो होगा R माइनस B माइनस A। सिंपल, कुछ ज्यादा इसमें टेक्निक वाली बात नहीं है। तो हमें जो डिकम्पोज करते हैं 3NF में वो लॉसलेस होना चाहिए। It is possible to decompose a relation into a set of relations that are in 3NF such that lossless हो, dependency preserved हो। ओके, BCNF में डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस होता है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू प्रिजर्व डिपेंडेंसी। अच्छा, BCNF में जो होता है, देखो हम थोड़ा सा ऊपर उल्टा बोल दिए थे, BCNF में पॉसिबल है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व ना हो, लेकिन 3NF में डिपेंडेंसी प्रिजर्व होती है, लॉसलेस दोनों होते हैं। यहाँ पर मूलभूत जो डिफरेंस है दोनों में वो देख लो, 3NF में BCNF में। 3NF जो होता है वो कंसंट्रेट करता है प्राइमरी की पे, प्राइमरी की पे कंसंट्रेट करता है। BCNF कंसंट्रेट करता है कैंडिडेट की पे। ठीक है, रिडंडेंसी इज हाई एज कंपेयर टू BCNF, इसमें रिडंडेंसी हाई होती है 3NF में। BCNF में 0% रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंसी बिल्कुल रिमूव हो जाती है। 3NF में ऑल डिपेंडेंसी प्रिजर्व होती है, प्रिजर्व ऑल द डिपेंडेंसी, इट मे नॉट प्रिजर्व द डिपेंडेंसी। BCNF में डिपेंडेंसी कभी कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन 3NF में सब प्रिजर्व होती है डिपेंडेंसी। A dependency X determine Y is allowed in 3NF if X is a super key or Y is a part of some key. A determine Y is allowed if X is a super key. ठीक है, तो 3NF में होना चाहिए या तो सुपर की हो या Y जो है पार्ट ऑफ सम कैंडिडेट की हो, लेकिन BCNF में वही वाला पार्ट हट जाता है कैंडिडेट की वाला, X इज ए सुपर की होना चाहिए तब BCNF होता है, जो कि हमने यहाँ पे भी आपको बताया था। A इज ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की हो, X इज ए सुपर की हो, यहाँ पर ओनली सुपर की होता है, हट जाता है। तो यहाँ पर आपने सारे फॉर्म्स को देख लिए, टेबल को कैसे ब्रेक करना है वो देख लिया, काफी कुछ समझ गए। अगले जो है ये लेक्चर जो है वो 6.3 पर हम आ गए हैं। 6.3 में जो सर ने एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, पूरा डेटा को डेटा से कैसे उसका स्कीमा बनाते हैं, कैसे रिलेशन बनाते हैं, उस पर चर्चा की है। इसमें कोई एक्टिविटी क्वेश्चन नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लेक्चर आप पूरा देख लेना, बट आपको वहां न जाना पड़े, शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको कवर कर देता हूँ कि एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको सेट करना है। वी आर गिवन टू डिजाइन ए रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा फॉर ए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एन इंस्टीट्यूट
द स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द LIS हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद यू। ठीक है, इन दिस प्रेजेंटेशन वी इंक्लूड द की पॉइंट्स फ्रॉम द स्पेक्स बट द एक्चुअल डॉक्यूमेंट मस्ट बी रेफर टू। वी कैरी आउट द फॉलोइंग टास्क इन द मॉड्यूल। हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं? आइडेंटिफाई द इंटाइटी सेट्स विद एट्रीब्यूट, हमें इंटाइटी सेट्स को आइडेंटिफाई करना है, एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना है, रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना है, बिल्ड द इनिशियल सेट ऑफ रिलेशनल स्कीमा, हम इनिशियल सेट बनाएंगे स्कीमा, उसके बाद रिफाइन करेंगे सेट ऑफ स्कीमा विद फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट होल्ड ऑन देम, उसको रिफाइन करेंगे, देन फाइनलाइज करेंगे डिजाइन ऑफ द स्कीमा। ठीक है, आओ चलते हैं आगे। फिर हम उस पर कैसे एसक्यूएल क्वेरी वगैरह फिट करना है, सेट करना है, वो भी देखेंगे। तो लाइब्रेरी में हो सकता है कि 20, देखिए 2 lakhs है, ये 20 lakhs, 2 lakhs प्लस बुक होंगे, 10,000 प्लस मेंबर्स हैं उसमें। बहुत सारे। और फिर बुक्स जो है रेगुलरली इशूड है, मेंबर ऑन लोन एंड रिटर्न आफ्टर ए पीरियड, और लोन पर इशू करना है, रिटर्न करना है, मैनेज करना है सारा डेटा। बुक के पास क्या क्या होंगे, एट्रीब्यूट होंगे, देखो बुक के पास टाइटल होगा, ऑथर होगा, पब्लिशर होगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन होगा, ISBN नंबर होगा। ISBN नंबर होता है विच इज यूनिक फॉर द पब्लिकेशन, एक पब्लिकेशन के लिए ये यूनिक होता है। फिर SSN नंबर क्या होता है, विच इज द यूनिक नंबर ऑफ द कॉपी ऑफ द बुक इन द लाइब्रेरी, मतलब एक बुक की अगर 5 कॉपी है तो SSN नंबर सबका अलग अलग होगा, तो ये कॉपी वाइज SSN नंबर होता है ये चीज। देयर में भी मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम बुक इन द लाइब्रेरी, तो SSN नंबर हर कॉपी का अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये बुक के डेटा हो गए, बुक का मतलब एट्रीब्यूट्स हो गए। 4 कैटेगरी ऑफ मेंबर होंगे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, और भी हो सकते हैं। ये हम एक इनिशियल चीज ले रहे हैं जो हमें डेटा दिया गया उसके बारे में। स्टूडेंट के क्या क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, नेम हमारा कंट्री कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है, इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसे हो सकता है। ठीक है, रोल नंबर हो सकता है, डिपार्टमेंट, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड डिग्री। मोबाइल नंबर मल्टी वैल्यूड हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ एंड डिग्री, डिग्री में अंडर ग्रेड, ग्रेड एंड डॉक्टरल, ये डेटा हो सकते हैं। देन फैकल्टी, फैकल्टी का नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, जेंडर, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब चीजें होती हैं। तो library has issues a unique membership number to every member. Every member has a maximum quota for the number of books, कितने बुक्स वो ले सकता है। He she can issue for the maximum duration, कितने ड्यूरेशन तक वो अलाउड है बुक को रखने के लिए। ये सब चीजें इसमें सारे डेटा को हमें फिट करना है। तो और इसमें जो है हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें कुछ उसमें और फंक्शन करना है एक बार बनाने के बाद, तो क्या क्या चीजें और अलाउड होनी चाहिए। ऐड या रिमूव, मेंबर को ऐड या रिमूव करने के लिए कैटेगरी ऑफ मेंबर का ऐड एंड रिमूव हो, बुक्स का ऐड एंड रिमूव करने का ऑप्शन हो, ऐड रिमूव एडिट कोटा फॉर ए कैटेगरी ऑफ मेंबर, ड्यूरेशन फॉर ए कैटेगरी मेंबर, चेक इफ द लाइब्रेरी हैज ए गिवन बुक इट्स टाइटल। इस इतने तरह की क्वेरी और इतने तरह के फंक्शन उसमें होने चाहिए। आपको हम एक रफ आइडिया दे रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमें क्रिएट नहीं करना है, एक आपके आइडिया के लिए लेक्चर ये पार्ट कवर किया गया है। Every book has title, author. In case of multiple authors, only the first author is maintained. Publisher, year of publication, ISBN number, ये सब बुक के बारे में हो गया। There may be multiple copies of the same book, वो हमने बात कर लिया, उसके लिए SSN नंबर होता है। बुक्स का ये सब एट्रीब्यूट्स हो गए, ये हमने अभी देखा, सेम चीज फिर से आ गई। फिर स्टूडेंट के बारे में हमने ये देखा, मेंबर नंबर होगा, यूनिक होगा, नेम होगा, ये सब चाहिए, उनके एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्या क्या इंटाइटी होगा। इंटाइटी सेट स्टूडेंट, देन इंटाइटी सेट आता है फैकल्टी, इसका क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, मेंबर नंबर यूनिक होगा, ये प्राइमरी की हो जाएगा, नेम आईडी ये भी यूनिक है, ये भी हो सकता है इनमें से कोई सा भी, डिपार्टमेंट, जेंडर, मोबाइल नंबर में भी नल वैल्यू हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये एट्रीब्यूट हो सकते हैं फैकल्टी के लिए। मेंबर्स के लिए मेंबर नंबर, मेंबर टाइप, तो मेंबर टाइप में देखो ये अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, रिसर्च स्कॉलर एंड FC जो है फैकल्टीज या मेंबर या क्या था, रिसर्च स्कॉलर, ये तो ये वैल्यूज होते हैं मेंबर टाइप के लिए। फिर ये आ गया आपका रिलेशनल स्कीमा, ये बन गया बुक का, बुक इशू का, ये आपको वन व्यू में आप देख लो। हमारे इनिशियल स्टेज में हमने ये स्कीमा तैयार किया। ओके, उसके बाद उसके रिफाइनिंग करेंगे। कैसे रिफाइनिंग करेंगे, इसमें हम डिपेंडेंसी लगाएंगे कि ISBN नंबर, डिटरमाइन टाइटल, ऑथर नेम, पब्लिशर, ये सब बनाएंगे। फिर इसमें देखेंगे रिडंडेंसी है तो फिर उसको जो है ब्रेक करेंगे, जैसे बुक कैटलॉग है,
इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, ISBN नंबर, डिटरमाइन टाइटल, ऑथर नेम, ऑथर फर्स्ट नेम, ऑथर लास्ट नेम, पब्लिशर ईयर, ये है। तो ये BCNF में है। डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम आप ब्रेक करेंगे। बुक कैटालॉग एंड बुक कॉपीज, 2 टेबल बनाया हमने। बुक इशू करके एक रिलेशन बनाया, BCNF में है। कोटा मेंबर्स, तो इस तरीके से जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करके फिर उसको रिफाइन करेंगे, उसकी डिपेंडेंसी को मेंटेन रखते हुए। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं कि ऐसे ऐसे हम करते हैं। अगर हमें कोई डेटा तैयार करना है, डेटाबेस तैयार करना है, तो फिर वहां पर करने के सारे बाद जो हमारा फाइनल बनेगा इंटाइटीज एंड स्कीमा, वो ये है। आप देख सकते हैं इनके जो भी डिपेंडेंसी और की होंगे वो सब हम डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा डेटाबेस पूरा तैयार होता है। तो ये 6.3 में था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए बताया गया था। देन आता है 6.4, और इसमें हमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, और हम इसको बहुत ही आराम से ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, आओ देखते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है। देखो, पहले हम समझ लेते हैं इजी भाषा में, उसके बाद हम ये चीज आपको समझाएंगे और टेक्निकली लिखी गई वो क्या चीज है। ओके। ठीक है। ओके, तो देखो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है। बाय नेम जो होता है क्लियर है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, एक वैल्यू नहीं कई वैल्यू जो है वो डिपेंड है। जैसे एक आदमी है, मान लेते हैं, कहाँ गया पेन, ये है, एक आदमी है राम, और इसके 2 मोबाइल नंबर है M1 M2, 2 इसके ईमेल आईडी हैं E1 E2। ठीक है, इसी तरह शाम भी हो सकता है। अब हमें इसको टेबल में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, राम मोबाइल नंबर में M1 लिखेंगे, हमें एक साथ 2 मल्टी वैल्यू लिख नहीं सकते, फिर E1 लिखेंगे, फिर राम लिखेंगे, मोबाइल नंबर 1, ईमेल आईडी 2, फिर राम लिखेंगे, मोबाइल नंबर 2, ईमेल आईडी 1, फिर राम लिखेंगे, मोबाइल नंबर 2, ईमेल आईडी 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो है राम डिटरमाइनिंग ये था, डिपेंडेंसी ये थी, राम डिटरमाइनिंग मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, ईमेल आईडी 1, ईमेल आईडी 2। तो इसको जब हमने टेबल में बनाया तो रिडंडेंसी क्या हो रही है, देखो राम 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 4 कॉलम बन गए, M1 M1 M2 M2 E1 E2 E1 E2 बन गया। इसे मैं तोड़ के 2 टेबल में लिखना होगा, ये सही नहीं है, इसमें रिडंडेंसी हो रही है, तो इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक करने से पहले समझ लो कि इसको हम बोलेंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो कैसे बोलते हैं और इसमें क्या जो लिखा गया उसका क्या मतलब होता है वो चीज समझ लो, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में क्या होता है। कहने का मतलब ये हो गया मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तब होगा जब हमारे पास कम से कम जो है 3 कॉलम होने चाहिए, 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए। एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए, समझ में। 2 एट्रीब्यूट में काम नहीं चलेगा, 3 एट्रीब्यूट कम से कम होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, दिखा द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी मोर देन 2, 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट होने चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट 3 एट्रीब्यूट, देखो अगर वहां पे 3 एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करते हैं, क्या दिक्कत हो रहा है मेरे पेन में, समझ नहीं आ रहा है। If there exist 3 attribute, then 2 attribute must be independent of each other। अगर 3 एट्रीब्यूट हैं तो कह रहा है कि 2 एट्रीब्यूट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, 2 एट्रीब्यूट जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी था, तो ये दोनों जो है आपस में इंडिपेंडेंट है, मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का कोई आपस में लिंक नहीं है। समझ गए बात। देखो पेन मेरी दिक्कत कर रही है। हाँ, तो ये चीज हो गए कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग अलग है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सही हो रहे हैं। इसके बाद देखो क्या होता है कि पहले हम ये देखेंगे, ये इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे एक को, दूसरे को बीटा बोलेंगे। इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ऊपर, रुको जगह देके। ये था हमारा राम,
डिटरमाइनिंग मोबाइल 1, मोबाइल 2, ईमेल 1, ईमेल 2। ठीक है, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, इस तीसरे वाले को हम गामा बोल देंगे। तो देखो होता क्या है कि हमारे पास अगर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कॉमन है, हम देखेंगे अल्फा 3 और अल्फा 4 होने चाहिए, कम से कम 4 लाइन होनी चाहिए, एक ही एट्रीब्यूट के 4 लाइन कम से कम होनी चाहिए। समझ गए, 4 रो होने चाहिए, जैसे राम 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 4 है तब मल्टी वैल्यूड होगा। मतलब अल्फा 1 भी हो, अल्फा 2 भी हो, अल्फा 3 भी हो, अल्फा 4 भी। तो हमें ये चेक करना होगा कि इन ये सारे डेटा जो हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि 4 बार रिपीट हो गया, ऐसा ना हो कि राम मोबाइल 1 ईमेल आईडी 1 और राम मोबाइल 1 ईमेल आईडी 1, ऐसा 2 लाइन बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, राम मोबाइल 1 ईमेल आईडी 1 और राम मोबाइल 1 ईमेल आईडी 1 2 बार है, तो इसका मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, तो सब एक ही है, तो हम एक हटा सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि राम मोबाइल 1 ईमेल आईडी 1 है तो यहाँ ईमेल आईडी 2 हो, फिर राम मोबाइल 2 हो, ईमेल आईडी 1 है, तो दूसरी लाइन थोड़ा-सा डिफरेंस हो, ईमेल आईडी 2, ये चीज़ चलेगी। तो मतलब ये वाला अल्फा तो चारों एक हो। फिर इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है, ये देखो, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, हम चलते हैं डेफिनेशन से ही समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, अल्फा 1 T1 अल्फा T2 अल्फा T3 अल्फा T4 अल्फा बराबर हो T3 ऑफ बीटा एंड T1 ऑफ बीटा बराबर, T3 ऑफ बीटा एंड T1 ऑफ बीटा। अच्छा, बीटा में T3 और T1 लेने, मतलब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे इन लाइन बनाते हैं, मोबाइल 1 मोबाइल 2 मोबाइल 1 मोबाइल 2। तो मोबाइल 1 में ईमेल आईडी 1 हो गया और मोबाइल 2 में ईमेल आईडी 1 हो गया और मोबाइल 1 में ईमेल आईडी 2 हो गया और मोबाइल 2 में ईमेल आईडी 2 हो गया। ठीक है, ये चीज तो कह रहा है कि ऐसे इस तरह से फॉर्मेशन होगा, यहाँ राम राम होगा, फिर T1 ऑफ बीटा एंड T3 ऑफ बीटा बराबर हो T2 ऑफ बीटा एंड T4 ऑफ बीटा बराबर। देखो ऊपर चलो, देखो बीटा में T3 और T1 बराबर है और T4 और T2, ये बीटा का देखो 1 का 3 बराबर है, 2 से 4 बराबर है बीटा का, तो 1 से 3 बराबर हो गया, 2 से 4 बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा गामा में क्या होता है, गामा को हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, आर माइनस बीटा, आर माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा तो सब सेम ही है, अल्फा तो सेम, अल्फा को काउंट ही मत करो, आर में से बीटा को हटा दोगे तो गामा बचेगा, तो आर माइनस बीटा का मतलब ये गामा हो गया। तो गामा में 3 वाला 2 के बराबर हो, 1 वाला 4 के बराबर हो, 3 वाला 2 के बराबर हो और 1 वाला 4 के बराबर हो। अच्छा जी, 3 वाला 2 के बराबर हो और 1 वाला कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 3 वाला 2 के बराबर, 1 वाला 4 के बराबर। मोबाइल 1 ईमेल आईडी 1 मोबाइल 1 ईमेल आईडी 2 मोबाइल 2 ईमेल आईडी 2 मोबाइल 2 ईमेल आईडी 1। तो इस तरीके से ये लाइन होनी चाहिए। अब जैसे हमने देखा कि ऊपर नीचे था, लेकिन हमने ऊपर नीचे का वैल्यू चेंज कर दिया था, हमारे टोटल लाइन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से भी आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज करने का। अगर हमारे पास राम से रिलेटेड और भी लाइनें हैं तो आप ऐसे 4 लाइनें बना सकते हो, या ये सीक्वेंस में नहीं है तो आप इनको चेंज करके देख सकते हो कि आपका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या था, मोबाइल 2 थे और ईमेल आईडी 2 थे, मोबाइल 2 थे, ईमेल आईडी 2 थे। तो देखिए अब वही चीज है, मोबाइल 1 के साथ ईमेल आईडी 1 हो गया, मोबाइल 1 के साथ ईमेल आईडी 2 भी हो गया, मोबाइल 2 के साथ ईमेल आईडी 2 हो गया, मोबाइल 2 के साथ ईमेल आईडी 1 हो गया। तो हमने ऊपर नीचे कर दिया, तो ये हमारा जो है इस तरह के फॉर्मेट में आ गया। तो हमने ऊपर नीचे करने से हमारा क्या है कि तो हमारे डेटा में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राम से ही मोबाइल 1 था और उसके 2 ईमेल आईडी थे, राम के मोबाइल 2 में भी ईमेल आईडी 2 थे। हमने ऊपर नीचे करके चेंज कर लिया, तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है कि आप ऊपर नीचे करके इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अगर इधर है तो इस तरीके से आ जाए। तो कहने का मतलब यही आपको देखना है कि अल्फा के चारों वैल्यू बराबर होंगे, बीटा वाला T1 में और T3 से बराबर होगा, T4 वाला T2 से बराबर होगा, और गामा में कह रहा है कि T3 वाला T2 के बराबर हो गामा,
और T4 वाला T1 के बराबर हो। तो ये सब जो उल्टा-पुल्टा ये किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि आपके सभी डेटा मतलब ऐसा ना हो कि देखिए, कहाँ गया पेन? यार, आपका ऐसा हो जाए कि मोबाइल 1 ईमेल आईडी 1 एंड मोबाइल 1 ईमेल आईडी 1 ऐसे 2 लाइन ना हो जाए। मोबाइल 1 के साथ ईमेल आईडी 1 आ रहा है तो दूसरी बार ईमेल आईडी 2 आए, फिर मोबाइल 2 के साथ ईमेल आईडी 1 आए, फिर मोबाइल 2 के साथ ईमेल आईडी 1 आए। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए लाइनें बनाई गई हैं। 1 का 3 एंड 2 का 4 बराबर हो। तो इस तरीके से लाइन हो सकती है कि मोबाइल 1 ईमेल आईडी 1, मोबाइल 2 ईमेल आईडी 2, मोबाइल 1 ईमेल आईडी 2, मोबाइल 2 ईमेल आईडी 1। तो अल्फा के चारों बराबर हो, बीटा का मैचिंग 1 से लेकर के 3 में एंड 2 का मैचिंग 4 में हो और गामा वाली लाइन 2 वाली 3 से मैच हो, 1 वाली 4 से मैच हो। तो ये सेटिंग हमने बना दिया बिना डेटा को चेंज करते हुए। आपने देखा कि हमने मोबाइल वाले डेटा को ऊपर-नीचे लिखा था, ईमेल आईडी का भी ऊपर-नीचे था, लेकिन जैसा ये फॉर्मूला बताया गया उस हिसाब से चेंज कर दिए, लेकिन हमारे टोटल ओवरऑल डेटा में कोई चेंजेस नहीं हुए क्योंकि ये वाली राम सब एक ही था और जितना 2 मोबाइल था और 2 ईमेल आईडी था, वो भी हमारा दोनों डेटा मेंटेन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ऊपर-नीचे करने की छूट है, कर के आप इस तरीके से वैल्यू ला सकें। अल्फा के चारों बराबर कर दें, बीटा साइड 1 को 3 से बराबर कर दें और 2 को 4 से बराबर कर दें और गामा जो r माइनस बीटा है, अल्फा इसलिए काउंट नहीं कर रहा है क्योंकि r माइनस बीटा में गामा आ जाएगा, फिर अल्फा सब बराबर ही है, तो ये गामा हो गया। गामा वाला 2 से 3 के बराबर हो, 1 से 4 के बराबर हो। तो ये हमारा हो जाता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। देखिए, अब यहाँ पर कोर्स मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को दिखाते हैं डबल तीर से, ऐसे, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। 2 तीर ऐसे बन सकते हैं, एक ही लाइन में ऐसे 2 तीर हो सकता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर टेस्ट करना है कोर्स मल्टी वैल्यूड बुक। तो हमारा कोर्स जो हो गया वो हो गया अल्फा, बुक हो गया हमारा बीटा और ये चीज़ हमारा हो गया गामा। तो देखो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 भी है, अल्फा 6 भी है, तो बहुत सारे रोज हैं अल्फा के, तो ये 4 लाइन इसमें है। अब बुक वाले में देख लो, ये 1 वाला 3 से बराबर है और 2 वाला 4 के बराबर है। तो बीटा का सही हो गया। गामा साइड देख लो, गामा साइड 2 वाला 3 के बराबर है एंड 1 वाला 4 के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो है कोर्स मल्टी वैल्यूड बुक ये हो जाता है। ओके, सेम वे अब हमें देखना है कोर्स मल्टी वैल्यूड लेक्चर के बराबर है क्या। अगर हम लेक्चर को बीटा दें, मान लें लेक्चर को अगर हम बीटा मान लेते हैं तो हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लेक्चर मल्टी वैल्यूड कोर्स मल्टी वैल्यूड लेक्चर दिया गया है, यानी कि हम अल्फा तो हमारा कोर्स हो गया और लेक्चर हमारा बीटा हो गया, ये हमारा गामा हो गया। तो अल्फा साइड तो 4 है, बीटा वाला देखिए होना चाहिए 1 का 3 के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो जॉन डी वाला है, अगर हम ये वाली रो को हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो फिर ये हमारा बीटा भी चेंज हो जाएगा ना, ये गामा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करके देखते हैं। चलो ऐसा करके हम देखते हैं। हमारा अल्फा हो गया AHA, हमारे वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए मेनली। हम फिर से यहाँ पर बता देते हैं कि हम अल्फा हो रहा है, लेक्चर को हमने बीटा लिया है, ये हमारा गामा है। तो AHA और बुक में है, हम शॉर्टकट में ये लिख रहे हैं सिल, और ये है जॉन डी। अब यहाँ पर हम सेकंड वाली लाइन छोड़ रहे हैं, थर्ड वाली लाइन में आ रहा है। थर्ड वाली लाइन में भी हमारा होना चाहिए AHA तो हमारा होना चाहिए, सेकंड में भी ये हम लिख देते हैं। और हमें यहाँ पे चाहिए जो बीटा चाहिए वो ये चाहिए, जॉन डी वाला चाहिए। तो यहाँ पर हम जॉन डी अगर हम इसको ले आए थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ जाएगा ये नीडरपेल्ट, थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, नीडरपेल्ट आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें चाहिए नीडरपेल्ट एंड विलियम एम, और फोर्थ में विलियम एम चाहिए, तो हमने ऊपर कर दिया। फिर से यहाँ पर नीडरपेल्ट है ही, और यहाँ पर हमने विलियम एम, और इस वाले को हमने नीचे ले आए विलियम एम, और यहाँ में भी आ जाएगा आपका सिल वाला, और ये एच हो गया। हमने क्या किया था, ए एच हमारा अल्फा में चारों सेम थे,
हमने जॉन डी पहले वाली रो थी, हमने ये फोर्थ वाली रो को हमने थर्ड पे शिफ्ट कर दिया, तो थर्ड पे हमारा नीडरपेल्ट और जॉन डी हो गया। ठीक है, सेकंड पे हमारा नीडरपेल्ट एंड विलियम एम था ही, और फोर्थ पे हमने थर्ड वाले को फोर्थ पे कर दिया सिल्वर एम और विलियम एम को। तो हमारा डेटा चेंज नहीं हुआ, सब कुछ ऊपर नीचे करने से सब सेम है। अब हमारा अल्फा ये है, गामा ये है और ये बीटा है। तो देखो अल्फा में चारों सामान, बीटा साइड हमारा 1 और 3 मैच होना चाहिए, 2 एंड 4 मैच होना चाहिए, मैच हो रहा है। गामा साइड हमारा 2 एंड 3 मैच होना चाहिए और 1 एंड 4 मैच होना चाहिए, तो हो रहा है। तो कोर्स मल्टी डिटरमाइन लेक्चर भी सही है। ठीक है, ओके, चलो जी आगे देखते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी यही चीज होती है कि हमारा जो है एक पर्सन से कई वैल्यू उसमें मैच कर रही हैं। यहाँ पे जो बीटा और गामा होता है, ये हमने सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट लिया है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, तो उसमें हम पूरा सेट को चेक करेंगे कि सेम होना चाहिए। और ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होना चाहिए। जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंडिपेंडेंट थे, ऊपर में जो था ये बुक और लेक्चरर ये इंडिपेंडेंट थे, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, तो वैसा होना चाहिए। ठीक है, रोज को ऊपर नीचे करने की आपको छूट वहीं तक है जहां तक आपको फुल डेटा में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने से अगर बन जाए तो हमारा मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हो जाती है। आओ देखते हैं, जैसे इसमें हमें चेक करना है कोर्स मल्टी वैल्यूड नेम है कि नहीं। कोर्स हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अल्फा चारों बराबर है, ठीक है। बीटा में होना चाहिए 1 का 3, 2 का 4, सही है। इधर साइड हमारा होना चाहिए 2 का 3 और 1 का 4, सही है। तो ये है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। आगे चलते हैं, ये एग्जांपल देखो। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई एस आई डी, ये हमारा अल्फा हो गया एस आई डी, और इंस्ट्रक्टर एंड कोर्स इज एन मल्टी वैल्यूड या नहीं। इंस्ट्रक्टर और कोर्स हमारा जो मिल करके, इंस्ट्रक्टर और कोर्स ये दोनों मिलके हमारा हो गया बीटा, और बाकी हमारा गामा हो गया। ये हमारा गामा और ये भी हमारा गामा हो गया। तो अब देखो ये तो चारों बराबर है अल्फा, ठीक है। बीटा साइड हमारा 1 एंड 3 होना चाहिए बराबर, तो 1 एंड 3 बराबर नहीं है, क्योंकि कोर्स और एस जॉर्ज है यहाँ पर, जावा और एस जॉर्ज है, जावा और एम के सिंघानिया है, तो ये दोनों मिलके बीटा है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर नहीं हो रहा है, तो ये हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो कोर्स मल्टी वैल्यूड नेम, कोर्स और नेम, यानी ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया और ये हमारा गामा हो गया दोनों। तो अब देखो अल्फा के साइड में पाइथन पाइथन कई है यहाँ पे, तो हमने ये चारों ले लिए इनिशियल, चलो ठीक है। फिर हमने नेम में देखा रोहन 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 आशीष हो रहा है, तो नेम में क्या होना चाहिए हमारा फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ, तो रोहन एंड रोहन तो ठीक है। अब हमारा फोर्थ पे आशीष आ रहा है, तो हमें ऊपर भी एक आशीष चाहिए। तो आशीष को एक ऊपर शिफ्ट करो। तो ऐसा करते हैं हम, हमें इधर भी देखो बिगनर इंटरमीडिएट एक्सपर्ट, बिगनर और इंटरमीडिएट, तो ये दोनों हम ले लेते हैं, बिगनर इंटरमीडिएट, और ये दोनों हम ले लेते हैं। इनको सेट करो, रोहन रोहन है और आशीष आशीष है, इनको सेट करो ऐसे कि बन जाए बात। तो रोहन के बाद आना चाहिए आशीष, देन ये हमारा देखो बीटा, हम इसको ले लेते हैं बीटा 1, और आशीष को हम ले लेते हैं बीटा 2, और इसको ले लेते हैं बीटा 3, और इसको ले लेते हैं बीटा 4। मतलब 1 कौन सा हमारा, ये 1 है, फिर उसके बाद वाला जो है वो 3 है, और ये 2 है, और ये हमारा 4 है। इधर तो चारों सेम है। अब यहाँ पर हमारा बीटा 1 एंड बीटा 1 का बीटा 3 से होना चाहिए ना, तो ये सेम हो गया, ठीक है। बीटा 2 का बीटा 4 से होना चाहिए, सेम हो गया। अब गामा साइड आओ, गामा साइड 2 का 3 से मैच होना चाहिए, इंटरमीडिएट 2 ये हो गया 3 का, और ये हो गया बीटा 2 का बिगनर हो गया, मैच नहीं हो रहा है। 2 का 3 से और 1 का 4 से मैच होना चाहिए, तो ये हमारा मल्टी वैल्यूड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं।
रोज को ऊपर नीचे आपको करने की छूट है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं रोज को, उतना ही कर सकते हैं जहां पर वैल्यू में चेंजेस ना आए। बट आपको ये बैठाना होगा कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 4। बीटा साइड में आपको बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 3 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 4। और गामा साइड में आपको लेना होगा गामा 2 इज इक्वल टू गामा 3 एंड गामा 1 इज इक्वल टू गामा 4। तो इस तरीके से आपको फिटिंग बैठानी है। ठीक है, आगे चलें। तो जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखो कुछ चीजें आती हैं। रूल ये देख लेते हैं। CAT सी मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन, ए मतलब आर्गुमेंटेशन, टी मतलब ट्रांजिटिविटी। ये जो जैसे वो था एक्सियोम्स थे आपके, आर्मस्ट्रांग एक्सियोम, उसी टाइप का है कि अगर x मल्टी डिटरमाइन y है देन x मल्टी डिटरमाइन r माइनस x यूनियन y। यानी कि यहाँ पे हमने देखा था कि अल्फा मल्टी डिटरमाइन अगर बीटा है और तीसरा गामा था, तो अल्फा मल्टी डिटरमाइन गामा भी होगा। समझ गए बात? x मल्टी डिटरमाइन y है देन x मल्टी डिटरमाइन r माइनस x यूनियन y, यानी कि अल्फा डिटरमाइन गामा भी हो जाएगा अगर तीन हमारे पास अल्फा बीटा गामा है तो। ये इसको कॉम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। आर्गुमेंटेशन ये होता है कि x मल्टी डिटरमाइन y है एंड w ऐसा है जो सुपर सेट है z का, z उसका सबसेट है। देन अगर हम w को x के साइड आर्गुमेंट करते हैं और z को y के साइड, तो w x मल्टी डिटरमाइन y z हो जाता है। ध्यान से देख लेना, याद कर लेना, याद हो जाएगा, यूज करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी रूल क्या कहता है कि x मल्टी डिटरमाइन y है एंड y मल्टी डिटरमाइन z है, देन x मल्टी डिटरमाइन यहाँ पर z माइनस y होता है, z माइनस y हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी की तरह नहीं कि x y है y टू z है तो x टू z हो जाएगा, ऐसा नहीं है, x टू z माइनस y होगा, z माइनस y। फिर आता है रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन क्या कहता है कि x डिपेंडेंट अगर y है देन x मल्टी डिटरमाइन y हो सकता है बट रिवर्स नहीं हो सकता इसका। यानी कि अगर मल्टी डिटरमाइन है तो इसका डिपेंडेंसी नहीं बन पाएगा, बट डिपेंडेंसी है तो मल्टी डिटरमाइन बन सकता है। फिर आता है कोलसेंस। कोलसेंस क्या होता है कि x मल्टी डिटरमाइन y है एंड देयर इज ए w सच दैट w इंटरसेक्शन y इज एम्प्टी। मतलब w और y का आपस में कोई लिंकिंग नहीं है एंड w फंक्शनल डिपेंडेंट g है एंड y इज ए सुपर सेट ऑफ z है, देन x डिपेंडेंट g हो जाएगा। तो एक दो बार इसको ध्यान से देखोगे और यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा। x मल्टी डिटरमाइन y है, w और y इंडिपेंडेंट हैं, एक z भी है, w डिटरमाइन z है और z जो है y का सबसेट है, देन x जो है डिपेंडेंट z हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। और यहाँ पे देखिए कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी x डिटरमाइन y इज कॉल्ड ए ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। कब कहा जाता है कि y जो है सबसेट है x का, या फिर x यूनियन y जो है वो इज इक्वल टू रिलेशन हो जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बोला जाता है। या तो y सबसेट हो या x यूनियन y जो है r हो जाए, तो यहाँ पर ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फा फंक्शनल डिटरमाइन बीटा है देन अल्फा मल्टी वैल्यूड बीटा हो सकता है बट रिवर्स नॉट ट्रू। अगर मल्टी वैल्यूड है डिपेंडेंसी है देन फंक्शनल डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है कि होगा। अब आता है 4NF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। देखिए फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। फोर्थ जब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है तो उसको हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। रिलेशन स्कीमा आर इज इन 4NF विद रिस्पेक्ट टू ए सेट ऑफ डी ऑफ फंक्शनल एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी if all multi-value dependency of the form a multi-valued b where alpha ये है, तो अल्फा मल्टी-वैल्यूड b is trivial। अगर मल्टी-वैल्यूड डिपेंडेंसी है तो वो ट्रिवियल हो या फिर अल्फा जो है सुपर की हो, तो वो 4NF में बोला जाता है। 4NF में क्या होगा कि अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है तो ट्रिवियल होनी चाहिए या अल्फा सुपर की होनी चाहिए, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में होता है, 4NF में होता है, सॉरी। और 4NF जो होता है BCNF में भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं रखेंगे। 4NF डिकम्पोजिशन एल्गोरिदम क्या हमने बताया कि आपको भी डिकम्पोजिशन करने के लिए वही रूल होता है हर बार
कि अगर A मल्टी वैल्यूड B है देन हम एक उसको ब्रेक करेंगे रिलेशन जिसमें A यूनियन B A B रखेंगे, दूसरा रिलेशन में R माइनस B माइनस A रखेंगे। ठीक है, ये दो चीजें हैं यहाँ पर लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है R1 इंटरसेक्शन R2 बराबर A और A मेन यही दो तरीका है, यूनियन करते हैं फिर R माइनस B माइनस A करते हैं तो दो टेबल में ब्रेक हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं 4NF को। यहाँ पर देखिए एक रिलेशन है ABCGHI, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, A मल्टी वैल्यूड B है, B मल्टी वैल्यूड HI है, CG मल्टी वैल्यूड H है। R is not in 4NF since A मल्टी वैल्यूड B and A is not a सुपर की, A सुपर की नहीं है तो ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है। तो इसको हम 4NF में ब्रेक करेंगे तो पहले क्या करेंगे, A और B का हम उठाते हैं और यूनियन ले लेते हैं। तो एक रिलेशन हमारा R1 AB हो गया, फिर दूसरा बनेगा R माइनस B माइनस A, R माइनस A माइनस B ना, A यूनियन B लेते हैं फिर R माइनस B माइनस A लेंगे, सॉरी R माइनस B माइनस A लेंगे तो क्या बचेगा, R माइनस B माइनस A लेंगे तो B वाली चीज हट जाएगी यानी B हट जाएगा तो ACGHI, R2 ACGHI बन गया। और यहाँ पर R2 आप देखोगे तो 4NF में नहीं है क्योंकि इसमें जो है क्या डिपेंडेंसी ACGHI में क्या है, A मल्टी वैल्यूड B जो नहीं होगा, B मल्टी वैल्यूड B है ही नहीं इसमें, CG मल्टी वैल्यूड H है। तो यहाँ पर जो है सुपर की नहीं है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, तो फिर हम R2 को ब्रेक करेंगे तो CGH आपका बनेगा CG मल्टी वैल्यूड H, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो ये इसका यूनियन ले लेंगे CGH, फिर R4 हो जाएगा आपका ACGI, फिर वही R माइनस B माइनस A वाला लगा के ये हो जाएगा। R4 भी हमारा 4NF में नहीं है क्योंकि सुपर की नहीं है, तो डिकम्पोज करेंगे फिर R5 R6 में। तो यहाँ पर देखो कुछ हमने जो वहां पर एक्सियोम्स पढ़े थे मल्टी वैल्यूड का कि A मल्टी वैल्यूड B है, B मल्टी वैल्यूड HI है, उस हिसाब से A मल्टी वैल्यूड HI हो जाएगा ट्रांजिटिविटी के थ्रू, एंड हेंस A मल्टी वैल्यूड I हो जाएगा क्योंकि R4 में H नहीं है। तो यहाँ से हम लेंगे R5 में ब्रेक करेंगे, A मल्टी वैल्यूड I हो गया तो R AI बन जाएगा एक, और फिर AI हटा देंगे तो ACG बन जाएगा ये। तो यहाँ पर ये जो आपके हो गए ये चार जो आपको टेबल मिले ये आपके 4NF में है, R1 R3 R5 और R6। इस तरीके से हमने ब्रेक किया है। वही तरीका होता है A मल्टी वैल्यूड A डिपेंडेंट B है तो A भी एक ले लो, दूसरा में R माइनस B माइनस A ले लो। इस तरह से हम दो टेबल में ब्रेक करते हैं उसी को अप्लाई करके। तो जब भी हम करते हैं हमारा जो गोल होता है वो होता है कि हमें BCNF या 4NF मिल जाए डिजाइन, लॉसलेस ज्वाइन मिले, डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो। वी कैन नॉट अचीव दिस, वी एक्सेप्ट वन ऑफ द लैक ऑफ डिपेंडेंसी, प्रिजर्वेशन हो चलेगा, रिडंडेंसी ड्यू टू यूज ऑफ 3NF, ये चीजें हैं। आपको ये चीजें मैंने आपको बताई थी कुछ नाम, EKNF एलिमेंट्री की नॉर्मल फॉर्म, एसेंशियल टपल नॉर्मल फॉर्म, ज्वाइन डिपेंडेंसी एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, सिक्स नॉर्मल फॉर्म DKNF, ये चीजें होती हैं। ओके, तो ज्वाइन डिपेंडेंसी होता है प्रोजेक्ट ज्वाइन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को PJNF बोलते हैं, प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। अब नाम याद रखिए, ज्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को बोलते हैं प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म, हाईलाइट कर देते हैं इसको, PJNF कलर चेंज, PGNF बोलते हैं प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को। और फिर टेम्पोरल डेटा, टेम्पोरल डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जहां जिसमें टाइम कांस्टेंट आ जाता है, टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, उसको टेम्पोरल डेटा बोलते हैं। आइए देखते हैं टाइम कैसे यूज होता है। टेम्पोरल डेटा हैव एन एसोसिएशन टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द डेटा आर वैलिड, जहां पर डेटा की वैलिडिटी या टाइम उसमें मेंशन हो उसको टेम्पोरल डेटा बोलते हैं। स्नैपशॉट बोलते हैं इज द वैल्यू ऑफ द डेटा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डाटा की वैल्यू होती है उसको स्नैपशॉट बोलते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं टाइम किस तरीके का होता है, मेन चीजें देखो। टेम्पोरल डेटा बेस्ड थ्योरी जो है मॉडल ऑफ टेम्पोरल डोमेन, टाइम स्टैम्प मॉडल, ER मॉडल, ये सब चीजें बताई गई हिस्ट्री से रिलेटेड है। टेम्पोरल क्वेरी लैंग्वेज जो है 87 से लेकर के 97 के बीच में जो नाम है ये सब अलग अलग ये दिखाए गए हैं, उतने रेलिवेंट नहीं है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, मॉडलिंग टेम्पोरल डेटा, यूनी और बाई टेम्पोरल डेटा। यहाँ पर चीजें समझो, दो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, वैलिड टाइम और ट्रांजेक्शन टाइम। क्या चीजें होती हैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ फिर आगे बताऊंगा। वैलिड टाइम होता है
कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक कोई डेटा वैलिड रहा। ट्रांजैक्शन टाइम होता है कि ये टाइम से लेके इस टाइम तक वैलिड रहा, लेकिन हमने डेटा जो फीड किया है वो ये वाला टाइम यहाँ पे फीड किया है और ये वाला टाइम यहाँ पे फीड किया है, तो ये टाइम हमारा ट्रांजैक्शन टाइम होता है। वैलिड टाइम ये होता है, मान लेते हैं ये जनवरी से दिसंबर हो गया, लेकिन जनवरी वाला डेटा को हमने फीड किया है जून में और दिसंबर वाले को फरवरी में अगले साल फीड किया है, तो ये जून टू फरवरी हमारा जो हो गया ट्रांजैक्शन टाइम हो गया और जनवरी टू दिसंबर हमारा वैलिड टाइम हो गया। तो वैलिड टाइम वो होता है कि जब वो डाटा कब से कब तक वैलिड रहा। ट्रांजैक्शन टाइम वो होता है जब हमने सिस्टम में फीड किया, जब से लेके जब तक वो डेटा, ठीक है। तो यूनिटेम्पोरल रिलेशन और बाई टेम्पोरल रिलेशन क्या होता है? यूनिटेम्पोरल रिलेशन होता है वन एक्सिस ऑफ टाइम, आइदर वैलिड टाइम उसमें हो या ट्रांजैक्शन टाइम, उसको यूनिटेम्पोरल रिलेशन बोलते हैं। बाई टेम्पोरल रिलेशन बोलते हैं जिसमें दोनों चीज हो, वैलिड टाइम भी हो ट्रांजैक्शन टाइम दोनों मेंशन हो, तो उसको हम बोलेंगे बाई टेम्पोरल रिलेशन। बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसको मेंटेन करना, और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, जॉन नाम का एक आदमी है जिसकी जन्म हुआ 3 अप्रैल 1992 को, चेन्नई में जन्म हुआ। उसके फादर ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट 3 दिन के बाद अप्रैल 6 में बनवाया। आफ्टर 3 डेज रजिस्टर्ड हिज बर्थ आफ्टर 3 डेज ऑन अप्रैल 6 1992 को बनवाया उसका बर्थ सर्टिफिकेट। जॉन डिड हिज इंटायर स्कूलिंग एंड कॉलेज चेन्नई में किया। उसके बाद जॉन मुंबई शिफ्ट हो गया जून 21 2015 से लेके। ही रजिस्टर्ड हिज चेंज ऑफ एड्रेस ओनली ऑन जनवरी 10, और जनवरी 10 को उसका चेंज एड्रेस वहां पर अपडेट हुआ। तो इसका डेटा कैसे मेंटेन होगा, ये देखो, ये जो डेटा है ये नॉन टेम्पोरल डेटा है। इसमें हमने डेट लिखा है, रियल वर्ल्ड इवेंट लिखा है, एड्रेस लिखा है, सिर्फ डेट डाल के लिख दिया, कब से कब तक नहीं लिखा है। ये स्नैपशॉट जो हम बोलते हैं ना, इस डेट में ये चीज था, ये स्नैपशॉट है, कब से कब तक का नहीं है डेटा, तो ये नॉन टेम्पोरल डेटा हो, ठीक है। अब देखो यूनिटेम्पोरल डेटा में वैलिड फ्रॉम वैलिड टिल है। जॉन चेन्नई में था 3 अप्रैल 1992 से लेके 20 जून 2015 तक, फिर मुंबई में 21 जून 2015 से लेके इन्फिनिटी है, मतलब टिल नाउ अभी वो है। तो यहाँ पर यूनी टेम्पोरल डेटा है कि या तो वैलिडिटी हो या ट्रांजैक्शन टाइम, वो यूनी टेम्पोरल डेटा होता है। बाई टेम्पोरल डेटा में दोनों चीजें होंगी। देखो ये बाई टेम्पोरल डेटा है, इसमें वैलिड फ्रॉम वैलिड टिल इंटर्ड और सुपरसीडेड दोनों डेटा है, ये कब से कब तक। जैसे चेन्नई में अप्रैल 3 1992 में को पैदा हुआ, लेकिन एंट्री हुई अप्रैल 6 1992 को, 3 दिन बाद उसकी। वैलिड रहा 20 जून 2015 तक, लेकिन उसकी एंट्री हुई जनवरी 10 2016 में, और 21 जून 2015 से वो वैलिड हो गया मुंबई के लिए और अभी तक। लेकिन जनवरी 10 2016 को हमने यहाँ पर एंट्री उसके सुपरसीड करके इसकी नई एंट्री बनाई। तो कब से कब तक वो रहा और कब एंट्री कब से बनी और कब तक है, तो ये होता है वैलिड टाइम और ये होता है ट्रांजैक्शन टाइम। वैलिड टाइम एंड ट्रांजैक्शन टाइम दोनों है, इसको बाई टेम्पोरल रिलेशन बोलते हैं, और जहां पर सिर्फ वैलिड या ट्रांजैक्शन टाइम हो उसको यूनी टेम्पोरल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वैलिड टाइम से मिलता है, रोल बैक इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन टाइम से मिलता है। डिसएडवांटेज है कि मोर स्टोरेज इसमें होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी प्रोसेसिंग, दोनों चीजें मेंटेन करने से क्वेरी प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग बैकअप एंड रिकवरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ तक जो है मैंने काफी कुछ कवर कर दिया आपका थ्योरी पार्ट। अब हम जो है आगे वाले वीडियो में एक्टिविटी पार्ट को कवर कर रहे होंगे, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे अदर प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब एंड लाइक करें। जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।